डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी के लेक्चर में आपको वेलकम करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हम लोग चैप्टर नंबर 21 सेल साइकिल का चैप्टर जो है वो स्टडी कर रहे हैं और प्रीवियस लेक्चर में हमने मियोसिस के टॉपिक को कंप्लीट किया था, जिसमें हमने मियोसिस की डेफिनेशन, मियोसिस की फेजेस पढ़ चुके हैं। हम उसमें प्रोफेज़ 1 जो आपको बताया था सबसे अहम फेज़ है, मेटाफेज़ 1, एनाफेज़ 1, टीलोफेज़ 1 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आप जानते हैं कि मियोसिस 1 में जब एक पेरेंट सेल डिवाइड करके 2 डॉटर सेल बनाता है तो उसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम रिड्यूस होकर हाफ हो जाते हैं, क्योंकि मियोसिस 1 को रिडक्शन डिवीजन कहा जाता है। और इसलिए क्योंकि मियोसिस 1 में डॉटर सेल में क्रोमोसोम आधे होते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि रिडक्शन डिवीजन किसे कहते हैं, तो आपने कहना है मियोसिस 1 को। और मियोसिस 1 की किस फेज़ को रिडक्शन फेज़ कहते हैं, तो वो हमने पढ़ा था एनाफेज़ 1 को रिडक्शन फेज़ कहते हैं, क्योंकि उसमें हाफ ऑफ क्रोमोसोम टुवर्ड्स ईच पोल जो हैं वो पुल किए जाते हैं। तो एनाफेज़ 1 के बाद हर क्रोमोसोम में आधे आधे, हर न्यूक्लियस में आधे आधे क्रोमोसोम होंगे और उसके बाद साइटोकाइनेसिस 1 होगी। अगर एनिमल सेल हुआ तो क्लीवेज के ज़रिए, प्लांट सेल हुआ तो फ्रेगमोप्लास्ट बना के। आज हमने डियर स्टूडेंट पढ़ना है मियोसिस 2। मियोसिस 2 से पहले जो इंटरफेज़ होती है, या तो आप उसको कह सकते हैं कि ये इंटरफेज़ 2 है, आप उसको इंटरफेज़ 2 का नाम दे सकते हैं, इंटरफेज़ 2, या आप उसको कह सकते हैं इंटरकाइनेसिस। अब इंटरकाइनेसिस की सबसे इंपॉर्टेंट बात, या इंटरफेज़ 2 की सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, इट लैक एस फेज़। यहाँ पर एस फेज़ नहीं होगी, यानी देयर इज़ नो डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ पे क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन नहीं होगी। देयर इज़ नो डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम इन। तो मियोसिस 1 से पहले क्रोमोसोम डुप्लीकेट होते हैं, मियोसिस 2 से पहले नहीं होते। यानी मियोसिस 1 से पहले जो क्रोमोसोम डुप्लीकेट हुए हैं, क्रोमोसोम डुप्लीकेट एक बार हुए हैं, सेल डिवाइड 2 बार किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक क्वेश्चन हम इस तरह का यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। इफ़ देयर इज़ X amount of DNA in parent cell, X जो है ना वो अमाउंट का, X कुछ भी, X Y Z, 1 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, कुछ भी जो भी है, X अमाउंट ऑफ DNA। देखें मैंने अमाउंट ऑफ DNA लिखा है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं कहा। इन पेरेंट सेल ड्यूरिंग प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस, यानी प्रोफेज 1 के दौरान अगर X अमाउंट ऑफ DNA है तो अब ये कैसे कैसे डिवाइड होगी ये मैं आपको बताता हूँ। देखें, प्रोफेज का मतलब ये है कि वो सेल जो है उसमें क्रोमोसोम ऑलरेडी डुप्लीकेट हो चुके हैं, DNA डबल हो चुका है। तो मियोसिस 1 के बाद ये तादाद रह जाएगी X/2, X जितनी होगी उसका हाफ। ये कितनी रह जाएगी? X/। अगेन मैं आपको कह रहा हूँ, मैं नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम की बात नहीं कर रहा, मैं अमाउंट ऑफ DNA की बात कर रहा हूँ। तो अगर मियोसिस 1 से पहले इसमें तादाद अमाउंट ऑफ DNA X है, तो मियोसिस 1 के बाद ये X/2। और मियोसिस 2 के बाद ये कितनी रह जाएगी, क्योंकि आप कितने सेल बनने हैं? 4। तो ये डिवाइड होके कितनी हो जाएगी? X/4 इन ईच सेल, X/4, X/4। उसकी वजह क्या? उसकी वजह ये है कि ये क्रोमोसोम जो है वो 2 बार डुप्लीकेट नहीं होता, 1 बार डुप्लीकेट होता है। तो X अमाउंट ऑफ DNA थी, X/2 रह गई, X/4 रह गई डॉटर सेल में आफ्टर मियोसिस 2। अब इसी बात को अगर हम इस तरह से कहते हैं कि एक सेल में हमारे पास X अमाउंट ऑफ DNA है और वो मियोसिस करता है, तो उसके डॉटर सेल्स में कितनी अमाउंट ऑफ DNA होगी? तो पहले अब इसमें ये प्रोफेज़ 1 वाली कंडीशन अगर ना लगाई जाए, जब आप प्रोफेज़ 1 वाली कंडीशन नहीं लगाएंगे तो जस्ट कितने X अमाउंट ऑफ DNA इन पेरेंट सेल,
तो अब अगर आप इस सेल को डिवाइड करना शुरू करेंगे तो पहले मरले में क्या होगा कि ये x अमाउंट कितनी होगी 2x, क्योंकि मियोसिस 1 से पहले क्या होती है प्रोफेज 1 डुप्लीकेशन क्रोमोसोम की। फिर ये कितनी रह जाएगी XX रह जाएगी, फिर ये कितनी रह जाएगी x/2 x/2 और इनमें भी x/2। यानी अगर आपको कहा गया कि प्रोफेज 1 में x अमाउंट ऑफ डीएनए है तो फिर ये वाली होगी, और अगर कहा गया कि पेरेंट सेल में x अमाउंट ऑफ डीएनए है और वो मियोसिस करता है तो फिर पहले मरले में क्या होगा, ये x2x होगी, यानी डुप्लीकेट एक बार होगा। डुप्लीकेट होने के बाद फिर XX रह जाएगी, फिर x/2 रह जाएगी। तो ये मैंने आपको अमाउंट ऑफ डीएनए के हवाले से बताया है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम उसी तरह से रहेंगे कि अगर इस सेल में 46 क्रोमोसोम है तो इनमें कितने होंगे 23 और इनमें भी कितने होंगे 23 ईच। वो इसी तरह से रहेगा कि हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड, फिर उस हैप्लॉइड से 2 हैप्लॉइड से 4 हैप्लॉइड सेल बनेंगे। तो ये बात अब आपने इसमें अच्छी तरह याद रखनी है। अच्छा, इसके बाद मियोसिस 1 जो है उसमें जाहिर है कैरियोकाइनेसिस होगी, तो उसकी वो फेजेस कहलाएंगी प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। P2 का मतलब होगा यहाँ पे प्रोफेज 2, M2 मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2, एंड ऑल दीज फेजेस आर जस्ट लाइक माइटोसिस। तो इनको हम एक दफ़ा बुक से रिव्यू कर लेते हैं बस, बाकी ये सारी फेजेस बुक में भी यही लिखा होगा कि ये सारी फेजेस माइटोसिस की तरह की होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मियोसिस 2 के टॉपिक में देखें आफ्टर टीलोफेज 1 2 daughter cells experience small interphase, but in contrast to interphase of mitosis there is no डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम। तो ये बात अंडरलाइन कर लें कि मियोसिस 2 के इंटरफेज 2 में, जिसको इंटरकाइनेसिस भी कहते हैं, एस फेज नहीं होती, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम नहीं होती। प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2 आर जस्ट लाइक द रिस्पेक्टिव फेजेस ऑफ माइटोसिस ड्यूरिंग विच क्रोमोसोम। अब इसमें क्या होगा, प्रोफेज 2 के अंदर क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनेगा, न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपियर होगा, माइटोटिक अपरेटस बनेगा, इधर क्रोमोसोम इक्वेटर पर आ जाएंगे और यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड अलहदा होकर सिस्टर क्रोमोसोम बनेंगे, और इधर जो होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे सिस्टर क्रोमेटिड्स एनाफेज 2 में, और टीलोफेज 2 के अंदर दोबारा से वो न्यूक्लियर इन्वेलप वगैरह बन जाएगा। तो कंडेंस होंगे, माइटोटिक अपरेटस बनेगा, क्रोमोसोम अरेंज एट इक्वेटर का मतलब है मेटाफेज। इंडिविजुअल सिस्टर क्रोमेटिड्स मूव अपार्ट, यानी सिस्टर क्रोमेटिड्स अलहदा होंगे, अल्टीमेटली द न्यूक्लियोलाई रिस्पेक्टिव पोल पे अपीयर होगा, यानी टीलोफेज, और टीलोफेज मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाएगी। साइटोकाइनेसिस उसी तरह होगी, टेक्स प्लेस एंड 4 हैप्लॉइड सेल्स। साइटोकाइनेसिस अगर एनिमल सेल हुआ तो क्लीवेज के ज़रिए, प्लांट सेल हुआ तो फ्रेगमोप्लास्ट के ज़रिए। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, अब वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ मियोसिस। तो सबसे अहम बात इम्पॉर्टेंट मियोसिस की ये है कि मियोसिस से बनने वाले डॉटर सेल्स जेनेटिकली पेरेंट सेल से डिफरेंट होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, 2 सिग्निफिकेंट हैपनिंग्स हैं मियोसिस की जो डॉटर सेल को पेरेंट सेल से डिफरेंट करते हैं। नंबर 1 है क्रॉसिंग ओवर, नंबर 2 है इंडिपेंडेंट भी कहते हैं इसको, रैंडम भी कहते हैं। हम बुक का वर्ड लिख लेते हैं जो बुक में यूज़ किया गया है, रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, इंडिपेंडेंट भी कहते हैं वैसे, तो हम दोनों वर्ड लिख लेते हैं, इंडिपेंडेंट और रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है जी, ये 2 सिग्निफिकेंट हैपनिंग्स हैं मियोसिस की जो कि जेनेटिकली डिफरेंट करती हैं डॉटर सेल्स को पेरेंट सेल से। वन इज़ द क्रॉसिंग ओवर, फिनोमेना ऑफ क्रॉसिंग ओवर, एंड अदर इज़ द फिनोमेना ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम। क्रॉसिंग ओवर प्रोफेज 1 की पैकेटिन में होता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम जो है वो एनाफेज 1 में होता है।
इसको हम कहेंगे कि ये प्रोफेज 1 की पैकेटिन में होता है, और इसको हम कहेंगे कि ये एनाफेज 1 में ये प्रोसेस होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मियोसिस की दो सिग्निफिकेंट हैपनिंग्स हैं। पहली लाइन में लिखा हुआ है ये मियोसिस की, क्रॉसिंग ओवर एंड रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम आर टू सिग्निफिकेंट हैपनिंग्स ऑफ मियोसिस। ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर हम पढ़ चुके हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो अपने सेगमेंट्स को एक्सचेंज करते हैं। ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर पेरेंटल क्रोमोसोम एक्सचेंज द सेगमेंट्स विथ ईच अदर एज द रिजल्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम का पेयर है, तो क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में ये जो क्रोमोसोम का पेयर है जब इसमें क्रॉस ओवर हो जाता है तो ये इस तरह की शेप इख्तियार कर लेता है। तो इसमें हम ये कहते हैं कि इन जगहों पे जहाँ ये हम लाइनें लगा रहे हैं एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स हो चुके हैं। तो अब जब इनके गेमीट बनेंगे तो गेमीट में इनमें से कोई एक एक क्रोमोसोम जाएगा। वो हो सकता है ये ग्रीन वाला क्रोमोसोम हो सकता है वो ब्लू वाला क्रोमोसोम हो। अब ग्रीन वाला होगा तो उसमें कुछ सेगमेंट्स ब्लू के होंगे, ब्लू वाला होगा तो उसमें कुछ सेगमेंट्स ग्रीन के होंगे। ये था पेरेंटल कॉम्बिनेशन पेरेंट्स में। ये हुआ है क्रॉस ओवर। क्रॉस ओवर के नतीजे में ये कॉम्बिनेशन आएगा डॉटर सेल। तो आप देख सकते हैं कि डॉटर सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट। डॉटर सेल्स के जो क्रोमोसोम्स हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंटल कॉम्बिनेशन। तो उस पेरेंटल कॉम्बिनेशन को चेंज किसने किया है? क्रॉसिंग ओवर ने। तो इस तरह एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स, अब ये मैंने एक पेयर शो किया है, इस तरह एक सेल के अंदर 23 पेयर हैं ह्यूमन बीइंग में, तो हर पेयर में क्रॉस ओवर होगा तो कितने ही लाखों हज़ारों करोड़ों कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जितने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से अगर हम बात करें कि वो एक ह्यूमन बीइंग थे, उनसे जितने ह्यूमन बीइंग दुनिया में इस वक्त मौजूद हैं, किसी भी ह्यूमन बीइंग का डीएनए दूसरे ह्यूमन बीइंग से मैच नहीं करता, एक्सेप्ट कि वो क्लोन्स हों या कोई आइडेंटिकल ट्विंस हों। वो इसलिए मैच नहीं करता क्योंकि उनमें जब भी स्पर्म एग बनते हैं क्रॉसिंग ओवर होती है। यानी ये नेचर की एक मार्वलस अचीवमेंट है कि अगर इस वक्त 7 अरब इंसान दुनिया में मौजूद हैं, ये 14 अरब भी हो जाएं, 50 अरब भी हो जाएं, 1000 अरब भी हो जाएं, तब भी उनका जेनेटिक कॉम्बिनेशन एक दूसरे से डिफरेंट होगा। यानी एक जेनेटिक कॉम्बिनेशन वाला जो एक ह्यूमन बीइंग पैदा हो जाता है, दोबारा उसी सेम जेनेटिक कॉम्बिनेशन वाला ह्यूमन बीइंग कभी भी पैदा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान नहीं होता। ना उससे पहले कभी हुआ होता है, ना उसके बाद कभी आता है। इसीलिए आप देखें 7 अरब इंसानों के ना फिंगरप्रिंट्स आपस में मैच करते हैं, ना रेटिना आपस में मैच करता है, ना डीएनए मैच करता है। तो ये जितनी रीशफलिंग होती है जेनेटिक मटेरियल की, उसमें 2 इवेंट्स रोल प्ले करते हैं, जिसमें नंबर 1 इवेंट जो है वो क्रॉसिंग ओवर का है, और उसके बाद जो सेकंड इवेंट है वो है रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम। वो एनाफेज 1 में भी आपको बताया था। फिर इसका बता देते हैं आपको कि क्रोमोसोम के अगर 23 पेयर्स हैं ह्यूमन सेल्स के अंदर, तो एक पेयर दूसरे से इंडिपेंडेंट गेमीट में दाखिल होता है। 1 पेयर विल एंटर इंडिपेंडेंटली। मसलन ये एक हमारे पास पेरेंट सेल है, इसमें ये न्यूक्लियस है, ये इसमें क्रोमोसोम्स हैं। अब ये क्रोमोसोम जब 2 डॉटर सेल्स पैदा करते हैं तो इस तरह से ये 2 फॉर एग्जांपल न्यूक्लियाई हैं। इन न्यूक्लियाई के अंदर अब दोनों में ब्लू क्रोमोसोम नहीं आए, एक में ग्रीन आ गया, एक में ब्लू आ गया। हो ये मसलन इसमें 4 क्रोमोसोम है, इस न्यूक्लियस में 2 हैं। एक पेयर में ये भी हो सकता था कि ये दोनों ब्लू हों, ये भी पॉसिबिलिटी है। ये वाली भी पॉसिबिलिटी है कि इसमें दोनों ब्लू क्रोमोसोम हों, यानी और तरह कॉम्बिनेशन होगा ये इसमें ये 2, यानी इन 4 क्रोमोसोम में से नेक्स्ट प्रोड्यूस होने वाले सेल में कोई से 2 होने। अब हर पेयर में से एक होना है।
तो अब ये अगर एक ग्रीन ब्लू का पेयर है तो इसमें से एक, ये ग्रीन ब्लू का पेयर है तो इसमें से एक, ये दोनों ग्रीन दोनों ब्लू भी हो सकते हैं, एक कोई ग्रीन एक कोई ब्लू भी हो सकता है। ये इसको कहते हैं रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स इनटू गैमीट्स। ये दो सिग्निफिकेंट हैपनिंग्स हैं। इसके बाद एनिमल्स में कब होता है मियोसिस का प्रोसेस और प्लांट में कब होता है? एनिमल में मियोसिस का प्रोसेस होता है गैमीटोजेनेसिस के दौरान, और प्लांट में मियोसिस का प्रोसेस होता है स्पोरोजेनेसिस के दौरान। एनिमल में गैमीट्स स्पर्म एग बनाने के दौरान, और प्लांट्स में स्पोर्स, माइक्रोस्पोर मेगास्पोर जो प्लांट बनाते हैं वो मियोसिस के ज़रिए बनाते हैं। तो आप इसको ज़रा बुक से देख लें इस बात को कि मियोसिस की जो इम्पोर्टेंस है उसमें क्रॉसिंग ओवर अंडरलाइन करें, रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम, टू सिग्निफिकेंट हैपनिंग्स हैं। क्रॉसिंग ओवर, पेरेंटल क्रोमोसोम एक्सचेंज द सेगमेंट्स विद ईच अदर, एज अ रिजल्ट लार्ज रिकॉम्बिनेशन एट द सेम टाइम ड्यूरिंग एनाफेज। वो आपको बता दिया कि रैंडम फेज, ये रैंडम असॉर्टमेंट कब होती है? एनाफेज में। ड्यूरिंग एनाफेज द सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज रैंडम विच गिव अ वेरी वाइड रेंज ऑफ वैरायटी ऑफ गैमीट। बोथ these phenomena causes variations and modification in gametes. These variations are not only the base of evolution. ये ही सिर्फ एवोल्यूशन की बेस नहीं है, इसके अलावा भी फिनोमिनाज हैं जैसे म्यूटेशन वगैरह, बट ऑल्सो मेक एवरी इंडिविजुअल स्पेसिफिक। जैसे मैंने आपको बताया ना, 7 अरब इंसानों में से अगर किसी एक शख्स का डीएनए ले लें, पूरी दुनिया में अब तक जितने इंसान आए हैं किसी का वैसा डीएनए नहीं होगा, आइंदा भी जितने आएंगे किसी का डीएनए वैसा नहीं होगा। इवन बहन भाइयों में भी ऐसा मिलता जुलता ज़रूर होगा मगर एग्जैक्टली आइडेंटिकल कभी नहीं होगा। तो ये सारी जो जेनेटिक वेरिएशंस पैदा हो रही हैं मियोसिस की वजह से हो रही हैं, और मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर और रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स की वजह से हो रही हैं। पर्टिकुलर यूनिक इन हिज करेक्टरिस्टिक इवन द प्रोजनी ऑफ द सेम, यानी वही बात, जो ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं दे आर सिमिलर बट दे आर नॉट आइडेंटिकल टू ईच अदर। मियोसिस यूजुअली टेक्स प्लेस एट द टाइम ऑफ सेक्शुअल सेल्स यानी गैमीट फॉर्मेशन एनिमल्स में, स्पोर फॉर्मेशन इन प्लांट्स में, दस हैविंग द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ईच। और इसका एक बेनिफिट ये भी है कि जब भी ये गैमीट या स्पोर बनते हैं तो क्रोमोसोम्स की तादाद आधी हो जाती है। तो जब ये गैमीट रीयूनाइट करते हैं, स्पोर रीयूनाइट करते हैं, तो वही क्रोमोसोम का नंबर दोबारा बहाल हो जाता है। इसलिए नस्ल दर नस्ल, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंसिस्टेंट रहते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम होते हैं एक सेल में, जब स्पर्म एग बनते हैं ये 23 हो जाते हैं, फर्टिलाइजेशन पे फिर 46, यानी एक इंडिविजुअल में 46 क्रोमोसोम है, अगली जनरेशन में भी 46 होंगे। अगर मियोसिस ना होती तो हर जनरेशन के बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो जाते, तो अब तक पता नहीं कितने ज़्यादा क्रोमोसोम के पेयर जो हैं वो इस्टेब्लिश हो चुके होते। यूजुअली टेक्स प्लेस, ये हो गई बात। मेंटेन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम कांस्टेंट जनरेशन आफ्टर जनरेशन, वो बात ये मैंने कर दी कि अगर मियोसिस ना होती तो हर नस्ल के बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो जाते और उसका फिर पता नहीं क्या कॉन्सिक्वेंस होता, इस तरह के ह्यूमन बीइंग फिर खैर ना होते। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने मियोसिस 2 और इम्पोर्टेंस ऑफ मियोसिस को कंप्लीट किया। अब उसके बाद ये 2 टर्म्स हैं, हम इनका कंपैरिजन करेंगे, जिसमें एक नॉर्मल मियोसिस को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक मियोसिस के एरर को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिसजंक्शन एंड नॉन डिसजंक्शन। डियर स्टूडेंट्स, अगर ऐसा होता है, हम ह्यूमन बीइंग से इसकी एग्जांपल लेते हैं कि ह्यूमन बीइंग के एक सेल के अंदर अगर 46 क्रोमोसोम्स हैं और मियोसिस 1 में M1 मियोसिस 1, ये सेपरेट होके 2 सेल 23 क्रोमोसोम वाले बनते हैं, और मियोसिस 2 में अगेन ये सेपरेट होके 23 क्रोमोसोम वाले 4 हैप्लॉइड सेल्स पैदा करते हैं। तो अगर क्रोमोसोम बराबर इक्वल सेग्रीगेट सेपरेट अलहदा हो रहे हैं तो ये प्रोसेस डियर स्टूडेंट्स कहलाता है डिसजंक्शन। इक्वल सेग्रीगेशन एंड सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम के बराबर अलहदा होने को हम कहते हैं डिसजंक्शन। अगर किसी वजह से एक क्रोमोसोम के अंदर एक साइड पे क्रोमोसोम ज़्यादा हो जाए, मसलन यहाँ पर हो जाएं 45 तो यहाँ पर हो जाएंगे 47, अब इनसे जो 2 सेल बनेंगे उनमें 47 होंगे, इनसे जो 2 बनेंगे उनमें 45 होंगे। तो इनको आप कह सकते हो कि ये हैं n-1, यानी
2n-1 सॉरी, ये होंगे जब ये सेपरेट होंगे तो 24 और ये होंगे 22। अब इनमें भी 24 होंगे, एक ज़्यादा 23 की बजाय, और इनमें फिर एक कम होगा, 22 होंगे। अब नॉर्मल तो ये था डिसजंक्शन, इक्वल सेग्रीगेशन सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ पर ये हो गया है n+1, n-1 या n+1। नॉर्मल से एक ज़्यादा हो गया, ये नॉर्मल से एक कम हो गया। तो नॉर्मल से एक कम हो जाए तो इस कंडीशन को कहते हैं मोनोसोमी, ज़्यादा हो जाए तो इस कंडीशन को कहते हैं ट्राइसोमी। तो इस पूरे फिनोमेना को कहा जाएगा नॉन डिसजंक्शन। क्या बोलेंगे इसको? नॉन डिसजंक्शन। तो अब हम इनको डिफाइन करते हैं। इक्वल सेग्रीगेशन और सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मियोसिस, और मियोसिस की ऑब्वियसली कौन सी फेज़ होती है? एनाफेज। इसको कहते हैं डिसजंक्शन। अनइक्वल सेग्रीगेशन और सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस, इसको हम कहते हैं एनाफेज ऑफ मियोसिस, ऑब्वियसली इसको कहते हैं नॉन डिसजंक्शन। तो मियोसिस का एरर क्या होगा? नॉन डिसजंक्शन। जो मियोसिस का एरर है वो है नॉन डिसजंक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, मियोसिस की इस एरर को अब हम बुक से भी देखते हैं। इसमें एक बुक में थोड़ी सी करेक्शन भी आप करेंगे। मियोसिस इज़ एन ऑर्डरली अकरिंग फिनोमिना विच इंश्योर्स एवरी फेज विद अप्रोप्रिएट फिनिश, यानी हर फेज़ एक मुनासिब तरीके से फिनिश होती है। बट समटाइम्स एनी पॉइंट द रिज़ल्ट में बी अनएक्सपेक्टेड causing abnormalities. One of such abnormalities is the chromosome non-disjunction, in which chromosome, ये definition है, fail to segregate during anaphase and telophase। अब ये जो telophase के बाद end लिखा है ना, ये आप लोगों ने काट देना है, ठीक है। Do not finish with equal distribution of chromosome। तो ऑब्वियसली एनाफेज के दौरान अगर ये क्रोमोसोम इक्वल सेग्रीगेट नहीं हुए, सेपरेट नहीं हुए, तो टीलोफेज में एक साइड पे क्रोमोसोम ज़्यादा होंगे तो दूसरी साइड पे कम हो जाएंगे। एंड टीलोफेज डू नॉट, ये डू से पहले वाला एंड आपने काट देना है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम अमंग द डॉटर न्यूक्लियाई, दिस रिजल्ट इधर इंक्रीज और डिक्रीज। और अगर इंक्रीज होता है तो इसको आप कहते हैं ट्राइसोमी, डिक्रीज होता है तो इस कंडीशन को आप कहते हैं मोनोसोमी। डिक्रीज इन और इंक्रीज कॉजिंग सीरियस फिजिकल, यानी जिस्मानी तौर पे कोई एबनॉर्मेलिटी होगी, सोशल कोई ऐसी सोशल प्रॉब्लम पैदा होगी इन इंडिविजुअल में, और मेंटल ज़हनी भी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं नॉन डिसजंक्शन। अब ये नॉन डिसजंक्शन दो किस्म की होती है, ऑटोसोमल और सेक्स क्रोमोसोमल। अब वो ये क्या होता है देखें, ह्यूमन बीइंग में टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं 46 में से वो क्रोमोसोम जो मेल फीमेल के एक जैसे होते हैं उनको हम कहते हैं ऑटोसोम्स। तो ऑटोसोम्स आर दोज क्रोमोसोम्स विच आर सेम इन बोथ मेल एंड फीमेल, और इनकी तादाद कितनी होगी? 22 पेयर्स। 22 पेयर्स का मतलब है 44 क्रोमोसोम्स होंगे, यानी वहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो पेयर हैं 22 पेयर तक ये ऑटोसोम्स हैं। उसके बाद सेक्स क्रोमोसोम्स। सेक्स क्रोमोसोम का ह्यूमन बीइंग में कौन सा पेयर है? 23rd पेयर है। अब ये 23rd पेयर में क्या हो सकता है? एक एक्स दूसरा एक्स ये फीमेल हो सकता है, एक एक्स और दूसरा वाई ये मेल हो सकता है। तो अगर अब नॉन डिसजंक्शन होती है 1 से लेकर 22 पेयर में से किसी में, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, 13, 14, 15, 16, 22 तक, तो ये कहलाएगी ऑटोसोमल नॉन डिसजंक्शन। और अगर 23rd पेयर में होती है XX या XY में, तो फिर इसको कहेंगे सेक्स क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन। तो नॉन डिसजंक्शन क्या है? अनइक्वल सेग्रीगेशन और सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस। एनाफेज ऑफ मियोसिस इज कॉल्ड नॉन डिसजंक्शन। और इसमें अगर इंक्रीज़ हो जाते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो इसको कहते हैं ट्राइसोमी, डिक्रीज़ हो जाते हैं तो इस कंडीशन को कहते हैं मोनोसोमी। और अगर ये जो डिक्रीज़ या इंक्रीज़ है फर्स्ट से लेकर 22nd पेयर में से किसी में होता है तो इसको कहते हैं ऑटोसोमल नॉन डिसजंक्शन, बिकॉज दोज क्रोमोसोम्स विच आर सेम इन बोथ मेल एंड फीमेल
विच विल नॉट पार्टिसिपेट इन डिस्क्रिमिनेशन ऑफ जेंडर, इनको हम कहते हैं ऑटोसोम्स। और इनमें होने वाली नॉन डिसजंक्शन को कहेंगे ऑटोसोमल नॉन डिसजंक्शन। और वो नॉन डिसजंक्शन जो 23rd पेयर में होती है, क्योंकि फीमेल का 23rd पेयर होता है XX, मेल का 23rd पेयर होता है XY, तो वो नॉन डिसजंक्शन जो 23rd पेयर में होती है इसको हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन। तो आज के लेक्चर में डियर स्टूडेंट हमने 3 चीज़ों को पढ़ा है। नंबर 1 पर हमने पढ़ा है मियोसिस 2, जिसको हमने कहा कि 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं उसकी, कि मियोसिस 2 एक तो जस्ट लाइक माइटोसिस होती है, मगर मियोसिस 2 से पहले क्रोमोसोम डुप्लीकेट नहीं होते माइटोसिस की तरह। और दूसरा हमने देखा सिग्निफिकेंस है मियोसिस की, उसमें हमने देखा 2 इवेंट हैं, क्रॉसिंग ओवर और रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम। और एनिमल सेल्स में गेमीट बनाने के दौरान मियोसिस होता है और प्लांट में स्पोर बनाने के दौरान। और तीसरा हमने देखा कि डिसजंक्शन नॉन डिसजंक्शन, कि अगर क्रोमोसोम इक्वल सेग्रीगेट सेपरेट होते हैं इसको आप डिसजंक्शन कहोगे, अनइक्वल होते हैं तो इसको आप नॉन डिसजंक्शन, जो 2 किस्म की है, क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन और ऑटोसोमल नॉन डिसजंक्शन। तो अब नेक्स्ट जो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे वो हम इनकी एग्जांपल स्टडी करेंगे कि क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन में से ऑटोसोमल नॉन डिसजंक्शंस कौन सी हैं और सेक्स क्रोमोसोमल्स नॉन डिसजंक्शंस कौन सी हैं। तो आज के लेक्चर को डियर स्टूडेंट्स हम यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नॉन डिसजंक्शन की एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।